पहला सवाल है, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, मुगल शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली, गुजराती या अपभ्रंश। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, मुगल, राजस्थानी और हिंदू, गुजराती, अपभ्रंश। हाँ, सही क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिल्कुल, राजस्थानी और हिंदू शैली जो है यही राजपूत शैली के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, राजपूत शैली। राजपूत शैली का मतलब राजाओं की शैली, यानी कि जो शैली हमें कहां पर देखने को मिलती है? राजस्थान में। राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में देखने को मिलती है। और राजस्थान का मतलब राजाओं के रहने का स्थान। राजस्थान शब्द को किसने दिया था? कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड ने, कर्नल टॉड ने इस शब्द को कॉइन किया था और उनका मतलब था कि जहां पर राजा लोग रहें। जो राजस्थानी शैली है साथियों, वो पहले कहां पर? राजाओं के निवासों में उसका विकास हुआ है, फिर वो सामान्य जनजीवन का हिस्सा बनी। ठीक है ना। एक पुस्तक लिखी है राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग, ये पुस्तक किसकी है साथियों, बताइए। राजपूत पेंटिंग एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें विस्तृत जानकारी मिलता है राजपूत शैली का या राजस्थानी शैली का। यह पुस्तक किसका है? बिल्कुल, किसका है? आनंद कुमार स्वामी का है। A.K. स्वामी, आनंद कुमार स्वामी की ये पुस्तक है। आनंद कुमार स्वामी की ये पुस्तक है। 1916 में, बिल्कुल 1916 में इसको उन्होंने प्रकाशित करवाया था। 1916 AD में इसको उन्होंने प्रकाशित करवाया था। ठीक है ना। बाकी विकल्पों पर भी विचार कर लेते हैं। मुगल शैली, आप सबको पता है मुगल शैली किससे बना हुआ है? ईरानी प्लस हिंदुस्तानी। ईरानी प्लस हिंदुस्तानी शैली से। ईरानी प्लस हिंदुस्तानी शैली, ठीक है ना। गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली, इन ये दोनों किसको रिफर करते हैं? जैन शैली को। किसको? जैन शैली को। ये दोनों जैन शैली के बारे में बताते हैं। जैन शैली को ही गुजराती शैली कहा था किसने? नाना चमनलाल मेहता ने, NC मेहता ने। और उसको अपभ्रंश कहा था किसने? राय कृष्ण दास ने। चलिए आगे देखेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पर स्थित है? बनारस में है, मेरठ में है, ईटानगर में है या कोलकाता में? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पर स्थित है? हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में।
कोलकाता। अगला सवाल देखेंगे, प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तैयब मेहता, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन या एस.एच. रजा? प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका है? किसका है? हुसैन का है, एम.एफ. हुसैन का है। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका है? हुसैन का है। इसके अलावा हुसैन के चित्र क्या क्या हैं बताइए एक बार आप लोग। हुसैन ने कौन कौन से चित्र बनाए हैं? भारत माता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के लिए भगाए गए थे। दूसरा, भारत माता, आपातकाल, लैंप एवं मकड़ी, लैंप एवं मकड़ी, सॉरी, लैंप एवं मकड़ी, और क्या? महाभारत श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, हाँ, इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज, हाँ, इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज, इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज, इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया था। नीली रात, बिल्कुल, नीली रात। इसके अलावा लैंप एवं मकड़ी हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, घोड़ा, बबीता रानी जी आप खाना बनाइए आराम से, ठीक है ना, क्लास देखते रहिए। हाँ, माधुरी दीक्षित, जय हनुमान, जय हनुमान, माधुरी दीक्षित का इन्होंने बनाया है तब्बू। उर्मिला मातोंडकर, लास्ट सपर भी इन्होंने बनाया है, लास्ट सपर, हाँ, लास्ट सपर, अंतिम भोज, लास्ट सपर। चलिए, लास्ट सफर, सफर नहीं है, लास्ट सफर है। सफर यात्रा करने वाला नहीं, लास्ट सफर है, अंतिम भोज। आपातकाल हो गया।
करबला, वेरी गुड, एक नया आया करबला, करबला भी इन्हीं का है। करबला, जमीन तो हुई गया लिखा ही। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण चित्र किसके, हुसैन साहब के। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती मूर्ति किससे बनी हुई है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से, टेराकोटा से, कांसा से या पत्थर से? मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई मूर्ति किससे बनी हुई है? मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की किससे बनी हुई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा, टेराकोटा भी नहीं होगा, पत्थर भी नहीं होगा, कांसा सही है। क्या है? कांसा। प्रसिद्ध नृत्य करती हुई जो लड़की प्राप्त हुई है वो कौन है? वो किससे बनाई गई है? कांसा से बनाई गई है, कांसा। ठीक है ना, कांसा। चलिए, डायमेंशन उसका क्या है ये भी देख लेते हैं। लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? अब चूंकि 3D फिगर है तो मोटाई भी होगा। बताइए, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। हाँ, लंबाई तो सबने बता दिया, चौड़ाई और मोटाई भी बताओ। सबको सिर्फ सबको सिर्फ लंबाई याद है और कुछ नहीं। 4.1 इंच कहो या 10.5 सेंटीमीटर कहो, दोनों को मतलब एक ही है, और ये लंबाई है। चलिए, मैंने लंबाई लिख दिया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक ना? चौड़ाई कितना है? हाँ, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है। मोटाई क्या है? 2.5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है? कंफ्यूजन है। बताइए। किसी एक का भी उत्तर सही नहीं, बहुत सारे लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। चलिए, नोट कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो जो इसका पूरा डायमेंशन है वो क्या है? 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5। हाँ, सब सेंटीमीटर में है। ये है डायमेंशन कांसे की नर्तकी की मूर्ति का। लंबाई याद कर लिए हैं, वही रटे जा रहे हैं। 10.5 क्या 10.5 उसकी लंबाई है। ठीक है ना? चौड़ाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और मोटाई कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है। कहां पर संग्रहित है?
राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ठीक है ना। दस 10.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जो पूरी की पूरी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है वो न्यूड है, नंगी है, ठीक है ना, और वो त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई है। हाँ, अपना एक हाथ उसने जो है कमर पर रखा हुआ है और उसने चूड़ियां पहन रखी हैं, हाँ, दोनों हाथों में, दोनों हाथों में। एक हाथ में उसके 24 चूड़ियां हैं और दूसरे में कितनी है? 4 चूड़ियां हैं। उसने कंगन भी पहन रखा है, ठीक है ना, कंगन भी पहन रखा है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं कि कहीं पर लिखा तो था नहीं कि ये नृत्य करती हुई लड़की है, डांसिंग गर्ल है, नाचने वाली है, तो ये कैसे डिसाइड हुआ? भाई हड़प्पा सभ्यता की लिपि को तो हम पढ़ नहीं पाए, तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये नर्तकी की मूर्ति है? ये कैसे डिसाइड हुआ कि नाचने वाली है? कभी सोचा कि नर्तकी ही है? ये कैसे डिसाइड हुआ? चूंकि आप देखेंगे यहां पर टेराकोटा से बनी हुई मातृ देवी की भी मूर्ति मिलती है। किसकी? मातृ देवी की मूर्ति भी मिलती है, जो कि टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बनी हुई है। हाँ, खड़े होने के तरीके से, हाव भाव से, उसकी भंगिमाओं से, सही बता रहे हैं आप लोग। वेशभूषा क्या है? कपड़ा उसने नहीं पहन रखा इसलिए आप कह सकते हैं, बाकी तो उसने जो जेवर पहने हुए हैं वो तो पहनते ही थे हड़प्पावासी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये केबीएस का बैच चल रहा है, जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। फीस है मात्र 1100 रुपए। और यूपीटीजीटी का भी एक नया बैच स्टार्ट हुआ जो कि 1 जनवरी से चल रहा है, उसकी फीस है मात्र 999 रुपए, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे, गांधार कला शैली का संबंध है, गांधार कला शैली का संबंध है, गांधार कला शैली का संबंध है स्थापत्य से, मूर्ति कला से, नृत्य कला से या चित्रकला से? बताइए। गांधार कला शैली का संबंध है, गांधार कला शैली का संबंध है। किससे है? मूर्ति कला से है। किससे है? मूर्ति कला से। हमने 2 मूर्ति कला के बारे में अभी मैं रिसेंटली अपने पेड बैच में यही पढ़ा भी रहा था, तो उसमें गांधार और मथुरा 2 कला जो है देखने को मिलती है विशेषकर मूर्ति के लिए। एक तो गांधार है और दूसरा क्या है? मथुरा है, मथुरा कला। गांधार कला और मथुरा कला। मथुरा कला उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे जो है ज्यादा विकसित हुआ, और जो गांधार कला है वो भारत के पश्चिमी पार्ट में, जो वर्तमान का पाकिस्तान का जो है हिस्सा है, पंजाब वाला पार्ट है, वहां पर थोड़ा बहुत अफगानिस्तान में, तो भारत के पश्चिमी पार्ट में इसको देखा गया। मथुरा कला जो है वो उत्तर प्रदेश में
विशेषकर मथुरा में और यमुना नदी के किनारे देखा गया। ठीक है ना। गांधार कला पर क्या था, यूनानी प्रभाव था। क्या था, गांधार कला जो था वो उस पर यूनानी प्रभाव था, यूनानी प्रभाव था, प्लस जो भारतीय पुट थे वो भी इसमें देखे गए, तो यूनानी प्लस भारतीय था। और ये पूर्ण रूपेण भारतीय कला थी। ठीक है ना, पूर्ण रूपेण भारतीय कला थी, पूर्ण रूपेण, ये पूर्ण रूपेण भारतीय है। ठीक है ना। हाँ, और ये गांधार और जो है मथुरा कला कब देखने को मिलता है, गांधार और मथुरा कला भारतीय इतिहास में कब देखने को मिलता है, तो ये आपको मौर्योत्तर काल में देखने को मिलेगा, मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। मौर्योत्तर काल में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक मौर्य थे भारत में तो उनकी सत्ता को कोई हिला नहीं पाया, बहुत मजबूत थे। हाँ, लेकिन जो सत्ताएं बहुत केंद्रीकृत होती हैं और कभी उनका राजा कमजोर निकल गया तो पूरा का पूरा सत्ता बिखर जाता है। इसीलिए शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में शामिल किया गया कि जो पावर है उसका डिवीजन होना चाहिए। अगर सिर्फ सेंटर के पास पावर रहेगा तो सेंटर में जो राजा बैठा है अगर वो कमजोर हुआ तो सब बिखर जाएगा। तो इसीलिए स्टेट्स को भी पावर दिए गए, कभी अगर सेंटर में जो शासक बैठा है वो थोड़ा कमजोर भी है तो स्टेट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो शक्ति बनी रहती है। केवल स्टेट को अगर पावर दे देंगे तो भी काम नहीं होगा, वो आपस में एक देश की तरीके से लड़ने लगेंगे। तो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन इसीलिए किया गया क्योंकि इतिहास से यही तो सीखा जाता है कि इतिहास में क्या क्या गड़बड़ियां हुई। अभी आप वर्तमान में देखिए चाइना वगैरह में क्या है कि एकदम सेंट्रलाइज शासन है। अब सोचो किसी दिन जो राष्ट्रपति बैठे वो जुगाड़ से बैठ जाए, वो उतना समझदार ना हो जितना होना चाहिए, तो कोलैप्स कर जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो मौर्योत्तर काल के बाद में चूंकि शासक जो आए वो कमजोर हुए तो बाहरी आक्रमण होने लगे। हाँ, बाहरी आक्रमण होने लगे और बाहरी आक्रमण हुए तो छोटे छोटे शक्तियां बनी। अब जब छोटी छोटी शक्तियां बनेंगी तो वो अपने हिसाब से कला को भी डेवलप करेंगी। राजा चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ होता है तो वो अपने अपने धर्म के मुताबिक जो है कला का विकास प्रारंभ करेगा। तो जैसे ही मौर्य काल समाप्त होता है तो बौद्धिज्म जैनिज्म के साथ साथ हिंदू धर्म की भी मूर्तियां बनने लगती हैं और उसके बाद आप देखेंगे गुप्त काल में आते आते मंदिर बनने लगेगा, भक्ति की उदाहरण आ जाएगी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है, हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है, हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है, काव्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला या स्थापत्य कला। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है। हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है। काव्य कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, संगीत कला। तो हीगल के अनुसार कला की जो श्रेष्ठता का क्रम है उसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है काव्य कला, काव्य कला, फिर क्या है संगीत कला, संगीत कला, उसके बाद में क्या है चित्रकला है, चित्रकला है, उसके बाद मूर्ति कला है, मूर्ति कला है, और सबसे आखिर में क्या है स्थापत्य कला। तो पूछ रहा है कि हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है, तो काव्य कला हो जाएगा। अगर ये पूछे कि हीगल ने सबसे कम श्रेष्ठ किसको माना है तो स्थापत्य हो जाएगा। स्थापत्य को उन्होंने आखिरी में लिख रखा है।
चलिए आगे बढ़े साथियों। पंडित सेऊ कौन थे? पंडित सेऊ कौन थे? पंडित सेऊ कौन थे? मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार, नेपाली चित्रकार। पंडित सेऊ कौन थे? पंडित सेऊ कौन थे? हम्म हम्म। पंडित सेऊ कौन थे? मुगल चित्रकार नहीं होगा, राजपूत चित्रकार भी नहीं थे, नेपाली भी नहीं थे, ये पहाड़ी चित्रकार थे। और पहाड़ी कला के जन्मदाताओं में इनका नाम लिया जाता है। पहाड़ी कला के प्रारंभकर्ताओं में जो है पंडित सेऊ और उनके वंशजों का नाम आता है। पंडित सेऊ और उनके वंशजों का नाम आता है, ठीक है ना। पहाड़ी कला मुगल कला के बाद में देखने को मिलती है, ठीक है ना। पहाड़ी कला जब मुगल कला विघटित हो जाती है उसके बाद में देखने को मिलती है। और पहाड़ी कला किससे डेवलप हुई, लोक कला से कि मुगल कला से, ये डिबेट हमेशा रहा कला इतिहासकारों के बीच में। लेकिन सत्य यह है कि लोक कला प्लस मुगल कला, इन दोनों के, मुगल कला इन दोनों के जो है मिले जुले रूप को ही पहाड़ी कला कहा जाता है। क्योंकि ये सत्य है कि जो पहाड़ी राजा थे वो अपना एक ठीक ठाक संबंध बना करके चलते थे मुगलिया सल्तनत से, क्योंकि उस वक्त केंद्र में कौन था, मुगल शासन था। तो जो भी राजा होते थे पहाड़ी क्षेत्रों में वो मुगलों से अपना बना करके रखते थे। तो बना करके रखते थे इसका मतलब उनका आना जाना होता था। कभी पहाड़ी राजा कोई चले गए मुगल दरबार में कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर के, कभी मुगल राजाओं को समय मिला तो घूमने चले गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो उनका आपस में संबंध था। अब आप जानते हैं कि जब राजा कहीं पर जाते हैं तो पूरा अपना लावा लश्कर लेकर के जाते हैं, तो कला का आदान प्रदान भी हुआ। और जब औरंगजेब ने मुगल कला विभाग को बंद कर दिया, उसने कहा कि चित्रकला इस्लाम के खिलाफ है, तो जो लोग सिर्फ चित्र बनाना जानते थे वो बेरोजगार हो गए। एक टाइम पर उनका पावर इतना था कि वो आईएएस के बराबर हैसियत रखते थे, राजा के दरबार में उनका बड़ा ओहदा होता था। फिर एक राजा आया, उसने कहा कि नहीं सब कुछ बंद, अचानक से निकलो यहाँ से, फुटो कटो, तुम्हारा बहुत हो गया, पेंटिंग पेंटिंग खेल लिए। तो उनको सम्मान और धन दोनों की आवश्यकता थी। तो कुछ चले गए पहाड़ी क्षेत्र में, उनका सम्मान हुआ क्योंकि पहाड़ी राजा कला को बढ़ा रहे थे। और कुछ आकर के कंपनी शैली को जन्म देते हैं, कुछ आकर के कंपनी शैली को जन्म देते हैं। कंपनी शैली जिसका मुख्य केंद्र क्या था, पटना था, तो उसको जन्म देते हैं, ठीक है ना। तो पंडित सेऊ कौन थे? पहाड़ी चित्रकार थे। इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी चित्रण, कैलाश मंदिर, जैन कला, स्थापत्य कला। बताइए एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज द रीजन एग्जैक्टली बिहाइंड इट? हाँ, एलोरा के प्रसिद्ध होने के पीछे का वास्तविक कारण क्या है? हाँ,
एलोरा के बारे में सारी चीजें आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैलाश मंदिर, जो कि गुफा संख्या 16 में देखने को मिलता है। हाँ, गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर। हाँ, कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में जो है उसको एलोरा का जान कहा जाता है। ठीक है ना, एलोरा का जान। हाँ, टोटल 34 गुफाएं हैं, 3 धर्मों से संबंधित हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू। बिल्कुल, 17 गुफाएं हिंदू धर्म की हैं, 5 गुफाएं जैन धर्म की हैं, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं। चलिए आगे देखेंगे, हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालयन आर्ट, जेसी फ्रेंच, कालखंडा वाला, रामचंद्र शुक्ल या MS रंधावा? बताइए, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे पहली बात, जो हिमालयन आर्ट पुस्तक है ये पहाड़ी कला के बारे में है। किसके बारे में है? पहाड़ी कला के बारे में है। हाँ, और ये किसका है? जेसी फ्रेंच का है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जेसी फ्रेंच। हिमालयन आर्ट पुस्तक किसका है? जेसी फ्रेंच का है, जेसी फ्रेंच। जेसी फ्रेंच। चलिए आगे देखेंगे, कंपनी शैली का चित्रण विषय था। कंपनी शैली का चित्रण विषय था व्यक्ति चित्र, भारतीय जनजीवन, भारतीयों की दुर्दशा या उपर्युक्त में से सभी? कंपनी शैली का विषय वस्तु था, कंपनी शैली का विषय वस्तु था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब। व्यक्ति चित्र खूब बनाए गए। व्यक्ति चित्र के लिए ही विशेषता कंपनी शैली जो है डेवलप की जा रही थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, अब चूंकि यहाँ रह रहे थे तो इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए ना। अब इनके यहाँ चूंकि व्यक्ति चित्रण, दृश्य चित्रण हो रहा था तो उसी को बढ़ावा देना चाहते थे। तो व्यक्ति चित्रण, भारतीय जनजीवन की दुर्दशा को उन्होंने दिखाया, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंपनी शैली को साथियों बाजारी कला भी कहा जाता है। बाजारी कला, बाजारी कला कहा जाता है। बाजारी कला का मतलब क्या होता है? बाजारी कला का मतलब क्या होता है? आप देखेंगे कंपनी शैली को बाजारी कला के रूप में देखा जाता है। जो काली घाट के चित्र बनाए गए हैं, काली घाट के, उनको भी बाजारी कला कहा जाता है। जो काली घाट के चित्र हैं उनको भी बाजारी कला कहा जाता है। इसके अलावा नाथद्वार शैली में जो चित्र बनाए जाते हैं उनको भी बाजारी कला के अंतर्गत रखा जाता है। बाजारी कला का मतलब क्या होता है? तो सिंपल है, बाजार का मतलब क्या है कि जहां पर लेने और बेचने वाले, यानी कि खरीदने और बेचने वाले दोनों, क्रेता और विक्रेता जहां पर हो, उसको बाजार कहा जाता है। तो अगर कोई चित्रकला सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि उसको बेचना है किसी को, ठीक है ना,
तो उसको बाजारी कला कहा जाएगा, ठीक है ना, बाजारी कला कहा जाएगा। तो यहां पर क्या था कि चित्रकार चित्र बनाता था सिर्फ इस उद्देश्य कि उसको बेचना है, उसको कुछ चंद पैसे कमाने। बिल्कुल, तो चित्रकला इस उद्देश्य से जब बनाई गई, जरा सा कतरा अगर आज कहीं उभरता है, जरा सा कतरा अगर आज कहीं उभरता है, तो समंदर के लहजे में ही बात करता है, तो समंदर के लहजे में ही बात करता है। और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कतरता है, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कतरता है। वसीम बरेलवी साहब बहुत धाकड़ कवि है, अब तो बुढ़े हो गए हैं काफी, है। बीच बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट घुसा दीजिए ना, कंप्यूटर में भी रिफ्रेश करने को आता है। चलिए, तो कंपनी शैली हमने देखा, इसके विषय क्या थे, ये सभी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, व्यक्ति चित्रण, भारतीयों का जनजीवन, भारतीयों की दुर्दशा, ये इसका, हाँ बिल्कुल। आगे देखेंगे, धारापुरी प्राचीन नाम था, धारापुरी प्राचीन नाम था किसका, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या महाबलीपुरम। धारापुरी प्राचीन नाम था, धारापुरी प्राचीन नाम था, धारापुरी प्राचीन नाम था, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या महाबलीपुरम। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एलिफेंटा, एलिफेंटा, ठीक है ना। एलिफेंटा को एलिफेंटा किसने कहा था, पुर्तगालियों ने, किसने, पुर्तगालियों ने, ठीक है ना। धारापुरी इसका प्राचीन नाम है, ये कहां पर है, मुंबई में है, हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ी दूरी पर है मुंबई। इसको बनवाया किसने था, राष्ट्रकूट शासकों ने, हाँ, राष्ट्रकूट शासकों ने। समुंदर से घिरी हुई है हर तरफ से, ठीक है ना, समंदर से घिरी हुई है हर तरफ से। त्रिमूर्ति यहां से प्राप्त होती है, त्रिमूर्ति, रॉक कट मूर्तियां यहां से मिलती हैं। टोटल 7 गुफाएं हैं इसमें, कितनी, 7 गुफाएं, टोटल 7 गुफाएं हैं। चलिए आगे देखेंगे साथियों, खजुराहो का विशाल व श्रेष्ठतम कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया,
खजुराहो का विशाल व श्रेष्ठतम कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया? तेजपाल, राणा कुंभा, जय सिंह या विद्याधर? कंदरिया महादेव, ये कहाँ है? ये खजुराहो जो टेम्पल सीरीज है उसमें स्थित है। खजुराहो टेम्पल सीरीज। खजुराहो टेम्पल सीरीज का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? बताइए। खजुराहो टेम्पल सीरीज का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? हाँ, विद्याधर सही हो जाएगा, विद्याधर। हाँ, मध्य प्रदेश में है। छतरपुर के जस्ट बगल में, छतरपुर से 50-60 किलोमीटर होगा। महोबा से और छतरपुर से लगभग बराबर दूरी है। महोबा से थोड़ा ज्यादा दूर होगा, 80-90 किलोमीटर के आसपास होगा। चंदेल शासक, ठीक है ना, चंदेलों ने बनवाया था, चंदेलों ने, ठीक है ना। और ये महादेव यानी कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जो कामोद्दीपक मंदिर भारत में है उनमें से यही एक है। कामोद्दीपक मंदिर में इसका नाम गिना जाता है। कामोद्दीपक मंदिर। विद्याधर, ठीक है ना। चलिए, विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की? विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की? गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, अवनींद्र नाथ ठाकुर ने? विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की? विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की? विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की? विचित्रा क्लब की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया, और कब किया? 1915 एडी में। 1915 एडी में विचित्रा क्लब की स्थापना की किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन, बताइए, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई। कब? 1901 ईस्वी में। और शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? कला भवन की स्थापना ये कब हुई? 1919 एडी में, ठीक है ना। 1919 एडी में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? 1919 एडी में।
1919 एडी में। शांति निकेतन 1901 में, बिल्कुल। कला भवन इसमें 1919 में। ठीक। केजी सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित है? केजी सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित है? केजी सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित है? प्रभाववाद, भाववाद, घनवाद या अभिव्यंजनवाद? केजी सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित है? केजी सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित है? केजी सुब्रमण्यम वही द किंग ऑफ डार्क चैम्बर वाले। हाँ, इनका एक बहुत बड़ा म्यूरल लखनऊ में बना हुआ है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स। ये किससे प्रभावित थे? ये प्रभावित थे भाववाद से। किससे? भाववाद से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाववाद। भाववाद का प्रणेता कौन था? भाववाद का प्रणेता कौन था? भाववाद का प्रणेता कौन था? हेनरी मातिस। हेनरी मातिस, ठीक है ना, हेनरी मातिस। अभिव्यंजनवाद का कौन था? एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक। अभिव्यंजनवाद का कौन था? एडवर्ड मुंक। प्रभाववाद का एडवर्ड माने। एडवर्ड माने। घनवाद का कौन था? पिकासो एवं ब्राक। पिकासो एवं ब्राक। पाब्लो पिकासो एवं जॉर्ज ब्राक। चलिए आगे बढ़े। जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है, लाइक कर लो, ठीक है ना, कहना पड़ता है बार। चलो अगला सवाल देखेंगे। मिस्र की सभ्यता से कला किस रूप में प्राप्त होती है? मिस्र की सभ्यता से कला किस रूप में प्राप्त होती है? धर्म की कला, वास्तुकला, मृतकों की कला या इनमें से कोई नहीं? मिस्र की कला से कला किस रूप में प्राप्त होती है? धर्म की कला, वास्तुकला, मृतकों की कला या इनमें से कोई नहीं? हाँ, सबसे पहली बात, जो मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता ये किस नदी के किनारे विकसित हुई साथियों? नील नदी के किनारे। किसके? नील नदी के किनारे। नील नदी, ठीक है ना। इन लोगों का जो विश्वास था वो किसमें था? ये लोग ये मानते थे कि शरीर में दो आत्माएं होती हैं। शरीर में दो आत्माएं होती हैं और मृत्यु के उपरांत एक आत्मा निकल जाती है, जिससे इंसान बोल नहीं पाता है, वो सारे एक्टिविटीज नहीं कर पाता जो बाकी लिविंग पर्सन करते हैं। लेकिन वो सदैव समाप्त नहीं होता है, उसकी एक आत्मा बाहर विचरण करने जाती है और वो एक ना एक दिन वापस लौट करके आएगी।
तो जो मृतक व्यक्ति होते हैं उनको ये लोग जो है कुछ रसायन वगैरह लगा करके, ताकि उनका शरीर स्मेल ना करे, बदबू ना करे, लगा करके उनको ये लोग जो है पिरामिड बना करके उसमें रखते थे, इनको ममीज कहा जाता है। मृतकों की कला इसीलिए कहा गया है। और साथियों, इनकी जो संस्कृति थी, इनके कल्चर में मरना ज्यादा पैसिनेटिंग हो गया था। हाँ, मृत्यु ज्यादा पैसिनेटिंग, जैसे अभी हम लोगों के बीच में लाइफ ज्यादा पैसिनेटिंग है ना, बढ़िया जिंदगी जिसका है, यहाँ पर क्या था, मरना ज्यादा अच्छा हो गया था कि यार मर गए यार, उनका देख रहे हो कितना बड़ा पिरामिड बना हुआ है, सारा साजो सामान रखा हुआ है। हाँ, काम धाम भी कोई नहीं करना पड़ता है, मम्मी बन के बैठे हैं इसे। तो हाँ, तो पिरामिड की कला भी यहीं से प्राप्त होती है, पिरामिड की कला। हाँ, पिरामिड यहां पर देखने को मिलता है, जो कि वास्तुकला का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वास्तुकला का। तो मिस्र की सभ्यता से कला किस रूप में प्राप्त होती है? मृतकों की कला के रूप में, मृतकों की कला के रूप में। तो जो भी कलाकारी किया गया साथियों, वो इन पिरामिडों पर किया गया। किस पर किया गया? इन पिरामिडों पर किया गया। और जो मृतकों की कला की जानकारी प्राप्त होती है, बुक ऑफ द डेथ से प्राप्त होती है। किससे? बुक ऑफ द डेथ से प्राप्त होती है। चलिए, मिस्र की सभ्यता की लिपि है, मिस्र की सभ्यता की लिपि है कीलाक्षर, पवित्राक्षर, चित्राक्षर, या इनमें से कोई नहीं। मिस्र की सभ्यता की लिपि है वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। बस इतनी से मेरा और उसका रास्ता खत्म तो नहीं हो जाता। वसीम बरेलवी साहब। मिस्र की सभ्यता की लिपि क्या है साथियों? पवित्राक्षर है। क्या है? पवित्राक्षर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पवित्राक्षर। कीलाक्षर लिपि कहां पर आपको देखने को मिलेगा? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया की कला में, पोटामिया, मेसोपोटामिया की कला में कीलाक्षर देखने को मिलेगा, जो कि दजला एवं फुरात नदियों के बीच में सभ्यता विकसित हुई थी। और जिगुरत, मेसोपोटामिया में जिगुरत प्राप्त होते हैं, एक तरीके से पूजा का स्थल होता है, तो वहां पर चित्रकारी की जाती थी जिगुरत पर। ठीक है ना, जिगुरत पर। चित्राक्षर ये कहां पर मिलता है? ये सैंधो सभ्यता में मिलता है, सैंधो सभ्यता में। सैंधो सभ्यता, सैंधो सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2013 का पद्म भूषण पुरस्कार किसको दिया था? बताइए। भारत सरकार ने वर्ष 2013 का पद्म भूषण पुरस्कार, सॉरी पद्म विभूषण है, एस एच राजा, कृष्ण खन्ना, जतिन दास या तैयब मेहता? हाँ, तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए आवाज ठीक नहीं है।
एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। है, मुझे थोड़ा सा एलर्जी है, थोड़ा ही ऊपर नीचे होता है तो खराश हो जाता है, जुकाम हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सैयद हैदर रजा। ठीक है ना, सैयद हैदर रजा को सन 2013 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाँ, सैयद हैदर रजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नव बंगाल शैली के जन्मदाता कौन थे? नव बंगाल शैली के जन्मदाता कौन थे? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर या आसिफ कुमार हालदार? नव बंगाल शैली के जन्मदाता कौन थे? नव बंगाल शैली के जन्मदाता कौन थे? आप जानते हैं, अगर केवल पूछे बंगाल शैली के जन्मदाता तो ये कौन है? ये है अवनी बाबू, अवनी बाबू। और इसी शैली में अगर नौ लगा दिया जाए तो ये नंदलाल बोस हो जाएंगे। अंतर क्या था? बेसिकली बंगाल शैली क्या था साथियों? वास शैली था, एक प्रकार का क्या है? वास शैली है, जो कि जापान और चाइना के वास शैली से प्रेरित था। लेकिन इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुछ नए प्रयोग किए थे, इसीलिए ये भारतीय शैली मानी जाती है पूर्ण रूप में। और इस वास शैली में एक नया प्रयोग किया, टेम्परा को जो है प्रयुक्त किया किसने? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने इसमें टेम्परा का प्रयोग किया और यहीं से नव बंगाल शैली का जन्म हुआ, नव बंगाल शैली का। और आगे आप देखेंगे इस विधा को जितने बाद के नव बंगाल जो बंगाल शैली के कलाकार हैं उन्होंने इसको आगे कंटिन्यू रखा है। ठीक है ना। तो अगर बंगाल शैली पूछे तो अवनी बाबू, अगर नव बंगाल शैली पूछे तो नंदलाल बोस। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। नाट्य शास्त्र में कुल कितने संचारी भावों का उल्लेख है? नाट्य शास्त्र में कुल कितने संचारी भावों का उल्लेख? 49, 8, 33 या 10? नाट्य शास्त्र में कुल कितने संचारी भावों का उल्लेख है? तो कुल भावों की संख्या कितनी है साथियों? 49 है। लेकिन संचारी भाव कितने हैं? संचारी भाव 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, नाट्य शास्त्र में कुल संचारी भावों की संख्या 33 है और अगर कुल भाव पूछे तो 49 हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते। सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का, प्रेम का, उदासी का या शौर्य का? सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग किसका प्रतीक है? रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग उतर गया आज मोर की सवारी। हाँ, सफेद रंग किसका प्रतीक है?
साथियों प्रेम का प्रतीक लाल रंग होता है, ठीक है ना, लाल होता है, तो ये तो होगा नहीं। शौर्य भी नहीं होगा, उदासी भी नहीं होगा, शांति होगा। आपको ये चीज आपने देखा होगा कि गांव या छोटे कस्बों में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बड़े शहरों में जब किसी का डेथ हो जाता है तो लोग सफेद कपड़े पहन करके जाते हैं, सफेद कपड़े पहन करके जाते हैं। वो बनवाते उसी लिए है, सफेद कुर्ता सफेद शर्ट पहन के जाएंगे। तो सफेद क्या है, शांति का प्रतीक है। लोगों के डेथ होने के बाद में लोग कहते हैं शांति इनको मिलनी चाहिए, तो एक प्रकार से वो शांति का प्रतीक है। तो यहां पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, शांति, ठीक है ना। सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है? सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है? वायलेट में, लाल में, पीला में या हरा में? वायलेट का मतलब बैगनी, ठीक है ना। अब बताइए आप लोग, सबसे अधिक तरंग लंबाई और सबसे कम तरंग गति किस रंग में होती है? तरंग लंबाई को ही तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य और सबसे कम आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके? तरंग दैर्ध्य के। आवृत्ति जो है तरंग दैर्ध्य के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, समझे। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल, ठीक है ना। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और आवृत्ति सबसे कम, ठीक है ना। और जो बैगनी रंग होगा उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। चलो आगे देखते हैं। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है, बताइए। आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रेमरिस, हरमन गोएट्स या एल बासम? एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? आजकल मीडिया में बस एक ही बात छाई हुई है, बागेश्वर धाम। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं, बीच में थोड़ा गोंडा के हमारे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी खबरों में बने रहे, शोषण का आरोप लगा है उनके ऊपर, जांच वगैरह हो रहा है, कमेटी बना दी गई है। अभी बागेश्वर सरकार बहुत तगड़े से चर्चा में है और उसके पीछे वजह यह है कि उनके चमत्कारों पर किसी ने मुकदमा कर दिया है और पूरी की पूरी मीडिया उसी में लगी हुई है। तो उसका जो वास्तविक पक्ष है उस पर मैं चर्चा करूंगा किसी दिन, मैं वीडियो बनाऊंगा कि वास्तव में ऐसा क्या होता है कि लोग हिलने डुलने लगते हैं, क्या प्रेत वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, और किसका पक्ष जो है ज़्यादा मजबूत है। तो मैंने उसको बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया है, मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को समझने का मौका मिलेगा कि सत्य क्या है। पक्ष और विपक्ष में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि सत्य क्या है। एक सुजान व्यक्ति वही होता है जो ये जानता है कि है क्या। बाकी अगर कोई अपना प्रोपेगेंडा भी चला रहा है तो आप समझ पाते हो कि ये चला रहा है, लेकिन जानो तो। चलो, हाँ, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्लोरिंग इंडिया सीक्रेट ऑफ आर्ट्स। कई लोगों ने गलत आंसर किया है, कई लोग जो है सी आंसर बता रहे हैं। अपना कान पकड़ लीजिए क्योंकि हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे, ये गलत है, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। बताइए, एक्सप्लोरिंग इंडिया सीक्रेट आर्ट्स के लेखक
सी मैंने काट दिया, अब आप आगे बताइए। फिर से तुक्का मार रहे हैं कुछ लोग, ये भी गलत है। दोबारा से कान पकड़ करके उठ बैठ लीजिए। हाँ, आनंद कुमार स्वामी भी गलत है। हाँ, पूजा देवी डी बता रही हैं, ये भी गलत है। आप दोबारा से भी कान पकड़ करके उठ बैठ सकते हैं क्योंकि सही नहीं बताया। अब एक ही बचा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टेला क्रेमरिस। ये है स्टेला क्रेमरिस का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, स्टेला क्रेमरिस, स्टेला क्रेमरिस। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। चित्राधार क्या है? चित्राधार क्या है? चित्राधार क्या है? एक स्टैंड पर चित्र रख करके कार्य करना, एक स्टैंड पर चित्र रख के कार्य करना, किसी मानव अथवा पशु को चित्रित प्रतिरूप बनाना, चित्र को तय करके रखना, या इनमें से कोई नहीं। चित्राधार क्या है? चित्राधार क्या है? सजा तो घर को गुलशन सा। ये गलत है। चित्राधार, यहां पर आधार का मतलब उससे नहीं है, हाँ, कि किस पर रख करके बनाया जाएगा, वो आधार नहीं है। चित्राधार नहीं होगा। चित्राधार का मतलब होता है एल्बम, एल्बम। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चित्रों को जो इकट्ठा करके रखते हैं ना एल्बम में, उसको चित्राधार कहा जाता है। सी सही होगा, ऑप्शन सी। चित्रित करने का आधार चित्राधार नहीं है। बहुत जल्दी संधि विच्छेद करके अर्थ निकाल लिए। ऑप्शन सी सही होगा, चित्र को तय करके रखना। चित्राधार का मतलब होता है एल्बम। इसका पर्यायवाची क्या है? एल्बम। जो आप फोटो वगैरह बनवाते हैं ना पहले, अब तो कम ही लोग बनवाते हैं, एल्बम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वदेश यादव सर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कोई बात नहीं, द्वंद्व होना चाहिए, डायलेमा बहुत जरूरी है। आप नहीं सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छी बात है। आप खुद से थोड़ा रिसर्च करिए, उसके बाद सेटिस्फाइड अगर हो जाइए तो अच्छी बात है। नहीं होते हैं फिर जो है और गहन अध्ययन करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। द होली नाइट किसका चित्र है? मार्टिन सांगौर का, रेम्ब्रा का, रूबेंस का, या पीटर ब्रूगेल का? द होली नाइट, द होली नाइट, द होली नाइट। गलती से गलत हो गया सर, कोई बात नहीं। द होली नाइट। पीटर पॉल रूबेंस।
चलिए, ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा, पीटर पाल रूबेंस। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस एच रजा की मृत्यु कहाँ हुई? बताइए, सैयद हैदर रजा की मृत्यु कहाँ हुई? पेरिस में, नई दिल्ली में, इंग्लैंड में, इलाहाबाद में? वंदना मिश्रा जी कह रही है हमारा नोट्स नहीं आया। अच्छा, चलो कोई नहीं, हम देखते हैं। अभी तक तो मैं छुट्टी पर ही था, मैं आज आया हूं, पता करूंगा। सैयद हैदर रजा की मृत्यु कहाँ हुई? हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है ना, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 19, ऑप्शन बी, हाँ दिल्ली में, नई दिल्ली में। लेकिन इनको दफन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। इनकी बॉडी को मध्य प्रदेश ले जाया गया था, क्योंकि इनकी अंतिम इच्छा यही थी। हाँ, 2016 में इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है। डिमोनेटाइजेशन जिस वर्ष हुआ था, विमुद्रीकरण, उसी वर्ष इनका मृत्यु हुआ है। मोदी जी का डिमोनेटाइजेशन बर्दाश्त नहीं कर पाए, निकल लिए। कोई बात नहीं। तो लेकिन इनकी अंतिम इच्छा यही थी कि इनको नर्मदा नदी के किनारे दफन किया जाए, क्योंकि इनका जो लालन पालन हुआ था नर्मदा के किनारे ही हुआ था, तो इसीलिए इनको दफन किया गया नर्मदा नदी के किनारे। चलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? 8, 9, 10 या 12? भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? 8, 9, 10, 12? भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? सबसे पहले रस सिद्धांत भरत मुनि ने ही दिया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा जाता है। जो नाट्य शास्त्र है, इसको पांचवा वेद कहा जाता है, पांचवा वेद। ठीक है ना। पूछ रहा है कितने रसों का इन्होंने उल्लेख किया? 8 रसों का। ठीक है ना, 8 रस। 9वां रस बाद में अभिनव गुप्त ने जोड़ा है। भरत मुनि ने केवल 8 ही रस बताए हैं। हाँ, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 8 रस। 9वां रस जो है अभिनव गुप्त ने बाद में ऐड किया है। चलो आगे बढ़ते। नाट्य शास्त्र किस सदी की रचना है? इस सती नहीं, सदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सदी। किस सदी की रचना है? नाट्य शास्त्र किस सदी की रचना है? ईसा पूर्व प्रथम सदी, तीसरी सदी, ईसा पूर्व चौथी सदी, ईसा पूर्व चौथी सदी। अच्छा, इसमें चौथी सदी लिखा हुआ है। बताओ प्यारे। हाँ, ईसा पूर्व प्रथम सदी, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि का है। अभी हमने देखा ईसा पूर्व प्रथम सदी में इसकी रचना हुई है।
ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ये। चलो, एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ हुआ? एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ हुआ? अमेरिका में, जर्मनी में, लंदन में या इटली में? अमेरिका, जर्मनी, लंदन या इटली? एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ हुआ? एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ हुआ? बताइए, एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहां पर हुआ? एक्सप्रेशनिज्म का मतलब अभिव्यंजनवाद। हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी। एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है ना, अभिव्यंजना। हाँ बिल्कुल, अभिव्यंजना। एक्सप्रेशनिज्म का मतलब होता है अभिव्यंजनवाद। एडवर्ड मुंक वाला चीख, द स्क्रीम, याद आ गया ना? हम इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी याद रखिए। अभिव्यंजनवाद। अभिव्यंजना क्या है? एक प्रकार की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का पर्यायवाची होता है व्यंजना। थोड़ा डिफरेंस होता है अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना में, एक बारीक सा अंतर होता है। अभिव्यंजना जो है साथियों, वो जो भौतिक मूर्त रूप है, कोई जरूरी नहीं हो कि वो ऐसा ही हो। अभिव्यक्ति ज्यादातर ऐसी ही होती है, लेकिन अभिव्यंजना जो है थोड़ी सी अलग चीज होती है। और वो अलग इसलिए होती है कि जैसे जो आप महसूस करते हो। हाँ, जैसे जो चीख पेंटिंग है, अब किनका, मुंक का है, तो आप देखेंगे उस पेंटिंग को तो एक जो है कान ऐसे दबाया हुआ एक व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है ऐसे, हाँ, मुंह खोल करके। ये क्या है? जब आपको बहुत तेजी से कोई आवाज सुनाई पड़ता है तो जो आप अंदर से फील करते हो कि यार क्या बजा दिया, वो वाली फीलिंग उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। ये है अभिव्यंजना। जिस तरीके से उन्होंने पेंटिंग में दिखाया, कोई वैसा चेहरा थोड़ी बना पाएगा, वैसा नहीं बनेगा। वो क्या है? वो एक फीलिंग है जिसको दिखाने का प्रयास किया। तो ये है अभिव्यंजना, अभिव्यंजनवाद। हाँ, द क्राई नामक चित्र किसका है? द क्राई नामक चित्र किसका है? मुंक का, देगा का, पिकासो का या मातिस का? द क्राई, द क्राई। हाँ, द क्राई किसका है? मुंक का है। किसका? मुंक का है। चीख, या जो है उसको स्क्रीम भी कहा जाता था, स्क्रीम, द क्राई। हाँ, एडवर्ड मुंक का है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, एडवर्ड मुंक। हाँ, एडवर्ड मुंक।
इम्प्रेसिज्म प्रभाववाद का अगुआ था, माने, मोने, पिसारो या देगा। प्रभाववाद का अगुआ था, प्रभाववाद का अगुआ था, माने, मोने, देगा या पिसारो। प्रभाववाद का अगुआ था, माने, मोने या देगा या पिसारो। प्रभाववाद का अगुआ कौन था? अब मुझे पता है कि दोनों आंसर आप लोग बताएंगे, मोने भी बताएंगे और माने भी बताएंगे। ये सवाल ही ऐसा है। देखो, प्रभाववाद को जो प्रेरणा मिली है वो माने के काम से मिली है, माने के प्रयास से ही प्रभाववाद उदय हुआ है। लेकिन जो प्रभाववाद वास्तव में उदय जिसका होता है वो मोने की कला से होता है, क्लोद मोने की कला से। सूर्य उदय का प्रभाव, ठीक है ना, सनराइज इंप्रेशन। हाँ, सूर्य उदय का प्रभाव, यह किसका है? सूर्योदय का प्रभाव, सूर्योदय का प्रभाव, सनराइज इंप्रेशन, ये किसका है? ये मोने का है। और इसको ही पहला चित्र माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये शब्द पहले ही क्वाइन हो गया था और फिर चित्र बनाया तो लोगों ने कहा कि ये प्रभाववादी चित्र है, ऐसा नहीं है। इस चित्र को देख करके ही एक पत्रकार ने कहा कि ये प्रभाववाद है। क्यों? क्योंकि जब पेंटिंग कोई बनाई जाती है, उसका एग्जीबिशन होता है, तो जो पेंटर होता है उसको डिस्क्राइब करता है। तो मोने का ये चित्र आधा अधूरा था। लोगों ने कहा कि जल्दबाजी में मोने ने चित्र बना दिया है। तो मोने ने कहा कि हमने चित्र जल्दबाजी में नहीं बनाया है, हमने उसका इंप्रेशन दिखाया है। हाँ, तो वहीं से इंप्रेसिज्म जो है जन्म लेता है, प्रभाववाद जन्म लेता है। लेकिन अगर ऐसे सवाल आते हैं इंप्रेसिज्म का अगुआ कौन था, तो प्रयास सबसे पहले मोने का ही, सॉरी माने का है, एडवर्ड माने का है, एडवर्ड माने का, ठीक है ना, एडवर्ड माने का है। हाँ, तो एडवर्ड माने के प्रयास से, इसीलिए मैं कहता हूं कि इंप्रेसिज्म का पिता जो है एडवर्ड माने को माना जाता है। हाँ, प्रभाववाद का वास्तविक प्रणेता मोने को माना जाता है। लेकिन प्रेरणा किससे मिली? माने से मिली। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र को किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, एल्बर्ट ड्यूरर ने या पीटर ब्रुगेल ने? बनाया नहीं था, सजाया था, सजाना हो। सिस्टाइन चैपल के भित्ति को किसने सजाया था? अच्छा, अगर भित्ति चित्र लिखा हुआ है तो बनाया चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा शायद भित्ति को किसने सजाया था ऐसा होना चाहिए था वाक्य। हाँ, कोई बात नहीं, अधिकतर लोगों का आंसर ठीक आ रहा है। बहुत सरल सवाल है ना, सिस्टाइन चैपल बार बार पढ़े हैं। हाँ, माइकल एंजेलो सही हो जाएगा। माइकल एंजेलो पुनर्जागरण कला का कलाकार था। किसका? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। हाँ, और कौन सा पुनर्जागरण? चरम पुनर्जागरण, चरम पुनर्जागरण, ठीक है ना, चरम पुनर्जागरण का कलाकार था। कहाँ का था? फ्लोरेंस का, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कहाँ है? इटली का एक शहर है जहां पर सबसे पहले पुनर्जागरण कला देखने को मिली। माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो, चरम पुनर्जागरण, फ्लोरेंस, इटली। चरम पुनर्जागरण में आपने तीन ही कलाकारों को पढ़ा होगा, एक तो विंची है, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और रैफेल।
रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? यशोधर पंडित, वात्सायन, अभिनव गुप्त या भरत मुनि? यशोधर पंडित, वात्सायन, अभिनव गुप्त या भरत मुनि? रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? रस सिद्धांत की स्थापना किसने की? रस सिद्धांत की स्थापना किसने की? रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भरत मुनि। रस सिद्धांत के सबसे पहले प्रतिपादक कौन थे? भरत मुनि थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भरत मुनि। भरत मुनि। भरत मुनि। चलो आगे बढ़ते। जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है? बर्निंग जिराफ डाली का है, दोषा का है, मुंक का है या पिकाबिया का है? जलता हुआ जिराफ, बर्निंग जिराफ किसका चित्र है? धूषा, मुंक, पिकाबिया या डाली? जलता हुआ जिराफ। साल्वाडोर डाली किसका है? साल्वाडोर डाली का है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, साल्वाडोर डाली। काफी की चक्की, काफी की चक्की धूसा, पिकाबिया, जैक्सन पोलाक या इनमें से कोई नहीं? काफी की चक्की, काफी की चक्की धूसा, पिकाबिया, जैक्सन पोलाक या इनमें से कोई नहीं? काफी की चक्की। काफी की चक्की किसका है? मार्शल, धूषा, पिकाबिया, जैक्सन पोलाक या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी। कई लोग गलत आंसर कर रहे हैं। बताइए। धूषा, पिकाबिया, जैक्सन पोलाक या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या है?
काफी की चक्की, धूषा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है, उपर्युक्त कथन किसका है? कला द्वारा विचार एवं भावों की अभिव्यक्ति होती है, कला द्वारा विचार एवं भावों की अभिव्यक्ति होती है, उपर्युक्त कथन किसका है? रूसो, प्लेटो, रस्किन या अरस्तु? कला द्वारा विचार एवं भाव की अभिव्यक्ति होती है, यह कथन किसका है? किसका है? रस्किन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रस्किन। हाँ, रस्किन। आगे देखेंगे। वेदों के संकलनकर्ता थे, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि, कृष्णदेवराय वेदव्यास, कालिदास या रैदास? वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के साथ संकलन शब्द क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि लंबे समय तक वेदों को लिखा नहीं गया था, वो बस गुरुओं के द्वारा श्लोक के माध्यम से अगली पीढ़ी को स्थानांतरित होता था। तो उनके सभी श्लोक को एक साथ ला करके रखा गया, इसीलिए उसको संकलन कहा जाता है, इकट्ठा किया गया है। हाँ, किसको माना जाता है? कृष्णदेवराय वेदव्यास को। हालांकि वेद का वास्तविक लेखक कौन है किसी को नहीं पता है, उसके संकलनकर्ता के रूप में वेदव्यास को माना जाता है, वेदव्यास। चलिए आगे देखेंगे। अभिनवगुप्त ने कितने अस्थाई भाव माने हैं? अभिनवगुप्त ने कितने अस्थाई भाव माने हैं, बताइए। अभिनवगुप्त ने कितने अस्थाई भाव माने हैं? 9, 10, 11 या 8? अभिनवगुप्त ने कितने अस्थाई भाव माने हैं? अभिनवगुप्त ने कितने अस्थाई भाव माने हैं? तो सबसे पहली बात तो अभिनवगुप्त ने रस कितने माने हैं? तो अभिनवगुप्त ने 9 रस माने हैं। कितने? 9। 8 रस बताए थे किसने? भरत मुनि ने। 9वां रस बताया था किसने? अभिनवगुप्त ने। और वो रस कौन सा था? शांत रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। हर रस का एक अस्थाई भाव होता है, अपने हाई स्कूल की परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ा होगा, हाँ, स्थाई भाव के बारे में। हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है, हाँ? तो अस्थाई भाव आप लोगों ने पढ़े होंगे। हाँ, अभिनवगुप्त के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। वेदों की संख्या है 2, 3, 5 या 4? वेदों की संख्या है 2, 3, 4 या 5? 2, 3, 4 या 5 वेदों की संख्या कितनी है? हाँ, कितनी है? 4 है। वेद कितने? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। आगे देखेंगे, धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैनवास, कागज, लकड़ी या इनमें से सभी? धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैनवास, कागज, लकड़ी या इनमें से सभी? बड़ा आसान सा सवाल है। हाँ, नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैनवास भी धरातल है, कागज भी धरातल है, लकड़ी भी धरातल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टेक्सचर है धरातल की बुनावट, स्वेटर की बुनावट, खसड़ा या लघु चित्रों का चित्रांकन? बताइए। टेक्सचर क्या होता है? पोत, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पोत। टेक्सचर टेक्सचर हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? धरातल की बुनावट। टेक्सचर क्या है? धरातल की बुनावट है। टेक्सचर क्या है? धरातल की बुनावट है। हाँ, आगे देखेंगे, पुराणों की संख्या है 18, 20, 24, 64। पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या है 18, 20, 24 या 64? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 20, 24, 64? सही आंसर क्या हो जाएगा? 18, ठीक है ना। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद। हाँ, ये याद कर लीजिए आप लोग। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद। किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? सिंधु कला में, सिंधु काल में, वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में? किस कालखंड में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? बताओ बाबा। किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? अब आप देखेंगे सैंधव काल में तो कला आपको देखने को मिलती है मनका, मोहर, मृदभांड आदि पर है। मौर्य काल में भी मूर्तियां वगैरह बनाई जा रही हैं, भवन बनाए जा रहे हैं, है? देखने को मिलता है। गुप्त काल में देखने को मिलता ही है। सही क्या हो जाएगा? वैदिक काल में आपको कला स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलती है। और वैदिक काल कहां से कहां तक है साथियों? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। और इसमें इसके 2 खंड देखने को मिलेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक है। 1000 बीसी के बाद में एक नया प्रयोग होता है लोहे का, फिर उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है और वो 600 बीसी तक दिखाई पड़ता है। तो वैदिक काल में स्पष्ट रूप से कला देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये जो कालखंड है ये पूरा बदलाव का कालखंड था। जब मानव स्थिर होगा तभी वो कला वगैरह पर काम कर पाएगा।
भैया मैं रोटी बना रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ाई करते रहिए, अपना काम भी करते रहिए। देख रहे हैं ना, महिलाओं के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी होता है। सुबह सवेरे जल्दी जल्दी उठना है, सबके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करना है, क्लास भी करना है। चलो, कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख है? कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख है? 32, 64, 105 या 36? कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख है? कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख है? कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख है? हाँ, कितनी कलाओं का? 64 कलाओं का उल्लेख है। बिल्कुल, 64, 64 कलाओं का उल्लेख है। ओपेक का अर्थ है अपारदर्शी, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी या इनमें से कोई नहीं। ओपेक। अच्छा सर, मैं बना रही हूँ और आप भी आइए खाने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो बना बनाया खाना मिल जाएगा। हालांकि हमको पता है ना कि वहां हम आ नहीं पाएंगे, तभी आप लोग बता रहे हैं। आप लोग कुछ बना करके पार्सल भी कर सकते हो ना। ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी। क्या होता है बताइए? ओपेक का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, 2 दिन में पहुंचेगा। हाँ, तब तो पता चला कि बदबू करने लगेगा। ओपेक का मतलब होता है जो दिखाई ना पड़े, हाँ? पारदर्शी। एड्रेस, कई लोग पूछ रहे हैं सर एड्रेस बता दीजिए। हाँ? भेज दीजिए। हमारा एड्रेस है अलीगंज, पूर्णिया चौराहा, लखनऊ। दाल चावल मत भेजिएगा, दाल चावल भेजेंगे तो बदबू करने लगेगा 2 दिन में। हाँ, अपारदर्शी। चलो आगे बढ़ते हैं। कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं शांति का भाव, आनंद का भाव, व्याकुलता का भाव, शक्ति का भाव। कोणीय रेखाएं
कोणीय रेखाएं कौन सा भाव प्रकट करती हैं? कोणीय रेखाएं कौन सा भाव प्रकट करती हैं? कोणीय रेखाएं, हाँ, व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्याकुलता। व्याकुलता का भाव प्रकट करती है। कोणीय रेखाएं व्याकुलता का भाव प्रकट करती है। व्याकुलता।